नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा ये वीडियो है जो +2 की हमारी हिस्ट्री की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए से, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था, जो इब्न बतूता के यात्रांत के बारे में, अलग अलग उनका जो माध्यम था, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो आस्थाएं थी, उनका जो जीवन काल था, उनकी जो धारणाएं थी, उनके बारे में अध्ययन किया और पढ़ा और जाना और समझा। आज हमारा जो ये लेक्चर है वो जो फ्रांसिस्वा बर्नियर थे उन्हीं से रिलेटेड है, और किस तरीके से उनकी जीवन शैली और पद्धति को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जान सकते हैं, और पूर्व और पश्चिम की जो धारणाएं हैं और उनके संबंध में जो अंतर संबंध है वो स्थापित है, वो समझ सकते हैं। किस तरीके से व्यवस्था है वो बनाई गई थी, उनका जो एक यात्रा वृत्तांत के बारे में, यात्रा वृत्तांत के द्वारा भारत के दिए गए उनके विचारकों को हम समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात में से कई लोगों ने भारतीय रीति, सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय पर विस्तृत लेख लिखे हैं। अब जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग 1100 ईस्वी के आसपास से लेकर जिस प्रकार से जो विदेशी नागरिकों का आवागमन होता गया भारत के, उसकी जो सामाजिक संबंधों के बारे में हो, चाहे रीति रिवाज के बारे में हो, चाहे उनकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में, अलग अलग तरीक़ों से हमें वर्णन और उनका ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से हमें पता चलता है। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित भी किया था। यानी कि यूरोप के लोगों के अंतर्गत अगर ये माना जाता है कि जिनके माध्यम के द्वारा, जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति समाज का जो वर्णन किया गया, उसमें जो लुइस रॉबर्टो का नाम मुख्य रूप से माना जाता है, जो एक भारतीय ग्रंथों का जो अनुवाद उन्होंने यूरोप की भाषा के अंदर अनुवाद है वो किया था। और आपको पता है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसको माध्यम के द्वारा, उसको समझने के द्वारा ही उसका अनुवाद है वो किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखों में एक नाम दुराते बारसोआ का आता है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार तथा समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा था। तो यूरोप के लेखकों के बारे में जब नाम, अगर वर्णन का अगर बात किया जाता है, तो दुराते बरबोसा का नाम है वो सबसे मुख्य रूप से लिया जा सकता है, जिसने हमारे दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में, उसकी कल्चर, संस्कृति, परिवेश के बारे में अच्छे तरीके से उसका अध्ययन किया, और जो वर्णन है उनके दिए गए माध्यम के द्वारा, चित्रांकन के द्वारा उसका जो विशेषताएं या वर्णन है वो देखा जा सकता है। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इसमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोरी जो बैप्टिस्ट तरवेनियर का भी था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा थी वो की थी। तो पूर्व की अगर बात की जाती है तो लगभग 1600 ईस्वी के भारत में आने वाले जो अंग्रेज, डच, जो फ्रांसीसी यात्रा की, जिस तरीके से भारत का जो यात्रा के ऊपर और भारत का जो दौरा कर रहे थे और अलग तरीक़ों से उनको जानने की कोशिश कर रहे थे भारत को, तो उसमें मुख्य रूप से अगर नाम लिया जाता था कि जिसके अंदर जो बैप्टिस्ट वेपनियर का नाम है वो मुख्य रूप से लिया जा सकता है, जो लगभग 6 बार जिसने भारत की यात्रा की थी। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज भी इस समय के अंदर भारत की जो खोज कर ली थी, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना संभवतः इस काल के अंदर कर ली थी। तो उपनिवेशिक शक्ति के रूप में भी भारत की पहचान वो बनने लगी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्तिशाली राज्यों के द्वारा या देशों के द्वारा किया गया जो दौरा था वो कहीं ना कहीं लेखकों और इनको आध्यात्मिक रूप से और लेख के रूप से भी उसको महत्वपूर्ण वो माना गया था, और वो भारत का यात्राओं के माध्यम से उसका वर्णन वो कर रहे थे।
वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। अब जिस तरीके से भारत की जो प्रसिद्धि थी व्यापारिक दृष्टि से और खनिज संसाधनों के रूप में विस्तृत मानी जा रही थी, और विदेशी आक्रमण जितने भी किए गए थे उनके द्वारा भी जो उनका अध्ययन है या उनकी जो कार्यशैली है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ था, और इसी बहुत अपार संपदा की बदौलत ही विश्व के कई अन्य जो शासकों के द्वारा भारत के ऊपर जो आक्रमण है वो किया गया था। और इसी की वजह से ही जो जौहरी था, फ्रांसीसी जौहरी, उसने व्यापारिक स्थितियों से बहुत बहुत वो भी बड़ा प्रभावित हुआ कि भारत के अंदर जो अपार संसाधन पाए जाते हैं, और उसकी उसने तुलना की थी जो उस समय के ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से तुलना माने जाते हैं, क्योंकि वो भी एक वेल सेटल्ड और अपार संपदा के जो क्षेत्र है वो माने गए थे। इनमें से कई आते जैसे इतावली चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए थे। उसमें से एक इटालियन चिकित्सक थे मनुकी, जो भारत में यात्रा के तौर पर आए थे, लेकिन यहाँ की गतिविधियों को देखकर वो बड़े प्रभावित हुए, और यही जो प्रभावशीलता ही थी भारत में उनको, यहीं पर वो बस गए थे बाद में। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसिस्पा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। अब जो फ्रांसिस्पा बर्नियर की बात आती है तो वो एक चिकित्सक भी था, पॉलिटिशियन भी था, दार्शनिक था, इतिहासकार भी था, और वो फ्रांस का रहने वाला था। कई और लोगों की तरह ही वह भी मुग़ल साम्राज्य के अवसरों की तलाश में आया था, यानी कि जिस समय काल के अंदर हमारे भारत के अंदर 1526 के अंदर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना वो पूर्ण रूप से हो गई थी, और 1757 की क्रांति तक इसको माना जा सकता है। तो मुग़ल साम्राज्य के दौरान ही जो फ्रांसिस्पा बर्नियर था वो भारत आया था उस समय काल के आसपास, और मुग़ल साम्राज्य की जो अवसर अपॉर्चुनिटी है उसको तलाश में था। कहीं ना कहीं उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो भारत में रह सके, उसकी अच्छी तरीके से अध्ययन कर सके, उसकी स्टडी है वो कर सके। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुग़ल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में, बाद में मुग़ल दरबार के एक अर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। तो उसका जो मेन मकसद ये था कि फ्रांसिस्पा बर्नियर का कि भारत के साम्राज्य संस्कृति के साथ जुड़े रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के बाद जब ये समय काल उसका माना जाता है वो 12 वर्ष तक भारत में रहा था, तो उसकी जो कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। और उस समय जानने के लिए सबसे बेटर यही था कि उसके पास यही अवसर था कि किसी न किसी तरीके के माध्यम के द्वारा वो मुग़ल साम्राज्य के शासकों के नज़र में आए और उनकी रहनुमाई पर वो रह सके। क्योंकि पहले रहने के लिए अगर ये कोई वीज़ा वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था, राजा या प्रशासक की दया दृष्टि के ऊपर निर्भर होता था, और राजा जिस व्यक्ति पर्सन को अपने दरबार में रख लेते थे, चाहे वो पर्सनली हो चाहे अन्य किसी पक्षी हो, तो उसको महत्वपूर्ण माना जाता था और किसी न किसी पद के ऊपर स्थापित है वो कर दिया जाता था। तो जब 1656 से 1668 के आसपास जब ये 12 वर्ष तक रहा था हमारे भारत के अंदर, तो ये मुग़ल सम्राट के जो हमारे शाहजहाँ के जो बड़े बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, उनके चिकित्सक के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, और काफ़ी साल तक वो वैद्य के राजशाही वैद्य के रूप में जुड़े रहे थे मुग़ल दरबार के साथ। बाद में उन्होंने एक अमीर था व्यापारिक दानिशमंद खान, उनके साथ उन्होंने बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भी काफ़ी जो रिसर्च वगैरह करने के इरादे से भारत में उनके साथ भी उन्होंने समय वो बिताया था। तो इस तरीके से जो फ्रांसिस्पा बर्नियर था वो अलग अलग भूमिकाओं के रूप में भारत में 12 साल तक रहा था।
अब आगे आ जाता है पूर्व और पश्चिम की तुलना। किस माध्यम के द्वारा पूर्व और पश्चिम की जिस तरीके से वर्णन किया जाता है, उसके अभिलेखों के माध्यम के द्वारा हम उसका चित्रांकन है वो कर सकते हैं। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्राएं की, जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख रीति को फ्रांस के शासक लुई 16वें को समर्थित किया था। उसके कई अन्य कार्यों के प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। अब फ्रांसिसवा जो भी वर्णन, विश्लेषण या आध्यात्मिक या दार्शनिक या सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भी देखता था, समझता था, उसको अपने विवरण के अंदर उसको लिख लेता था, यानी कि विवरण बनाता था और उसका उल्लेख करता था। और जो भारत की स्थिति थी उस समय काल के दौरान, उस समय जो मुग़ल शासकों के बारे में जिस तरीके देखा जाता था, और शाहजहाँ के आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उसका जीवन काल रहा है, तो वो जो भारत की तुलना थी वो मुख्य रूप से जो फ्रांस के लुई शासक थे, लुई 16वां, उन्होंने उसको समानांतर माना है। जिस तरीके से लुई 16वां थे काफ़ी निर्दयालु शासक माना जाता था, और उसको बाद में उसका जनता के द्वारा जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उन्हीं के द्वारा उनको 1789 में उनको पद से निकाला गया था। तो पूर्व जो विश्व के अंदर पहली फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसके अंदर लोकतंत्र की स्थापना और मुख्य रूप से भाईचारा और बंधुत्व की जो आज़ादी की स्थिति थी वो यहीं से ली गई थी। तो वो जितने भी ये स्थितियों का अवलोकन करने के बाद उनकी कंपैरिजन करता था और अपने उल्लेखों और जो भी विवरण होता था उसको लुई 16वें को समर्पित है वो कर देता था। और कुछ अन्य जो कार्यप्रणाली जो अधिकारी और मंत्रियों के संबंध में उनको अपनाई जाती थी उसको देखता था, तो वो उन सभी विवरण का उल्लेख है उनके अधिकारियों के माध्यम के द्वारा ही उनका वर्णन है वो करता था। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय है वो बताया था। अब ये जो स्थिति, जिस तरीके से भारत की स्थिति को यूरोप से हुए डेवलपमेंट के बारे में जब देखते हैं तो दयनीय स्थिति का वर्णन है वो जिस तरीके से किया था, क्योंकि फ्रांस के अंदर भी लुई 16वां निर्दयालु निरंकुश शासक था और भारत के अंदर भी मुगल शासकों के द्वारा जो शक्ति अपनाई गई थी वो निरंकुश शक्ति है वो अपनाई गई थी। जैसा कि हम देखेंगे उसका आंकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी वह उसके कार्य प्रकाशित हुए और वह बर्नियर के वृत्तांत प्रसिद्ध हुए। तो कुछ एनालाइज ऐसे होते थे वो उसके एग्जैक्ट नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके उल्लेखों को, उसके यात्रा वृत्तांत को, उसके विवरण को प्रकाशित किया जाता था और उसको इम्पोर्टेंट है वो माना जाता था। तो ये सभी उल्लेख है वो माना जा सकता है। बर्नियर के कार्य में फ्रांस 1670 से 1671 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में अनुवाद उनका होने लगा। तो लगभग इसका जो यात्रा वृत्तांत थे वो 1670 से 71 के आसपास प्रकाशित हुए थे, और जितने भी नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर उनके जो विवरण था वो अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं के अंदर उसका ट्रांसलेट है वो किया गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीस में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। यानी कि जैसे अपडेशन वो करते रहते हैं, जैसे कोई भी पब्लिकेशन है वो अपडेट जैसे भी उसमें अपडेट होती है वो उसके अंदर शामिल कर लेते हैं, और यानी कि उसकी जो नॉलेज है वो उसको बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही फ्रांसिसवा बर्नियर को कुछ अपडेट मिलते थे उनकी यात्राओं के बारे में, विवरण के बारे में, या पब्लिकेशन के थ्रू उसको कुछ जानकारियाँ मिलती थी, तो जितना भी उनका रीप्रिंट किया जाता था वो उसको ऐड कर लेते थे, उसकी जानकारी को बना देते थे। और 1670 से लेकर 1725 के आसपास उसके 8 बार पुनर्मुद्रित जो उसका प्रिंटिंग था वो हो चुका था, और जिसका अन्य भाषाओं के अंदर, और टोटल 1684 तक अगर जिसका विवरण देखा जाता है तो वो अंग्रेज़ी भाषा के अंदर इसका 3 बार जो उल्लेख है वो किया गया था। यह अरबी फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले
सामान्य प्रकाशित नहीं होते थे, पूरी तरह विपरीत था। अब इसी के संदर्भ में जो अरबी और फारसी यात्रा वृत्तांतों के बारे में जिस तरीके से वर्णन किया गया था, तो उनका जो लिखने की कला होती थी वो हस्तलिपियों के माध्यम के द्वारा हाथ से लिखने का कार्य जो प्रणाली वो अपनाई जाती थी। और 1800 पहले अरबी और फारसी के अंदर जो यात्रा वृत्तांत थे वो पब्लिकेशन भी नहीं हो पाते थे पूरी तरह से। तो इसके उल्ट जो फ्रांसीसी जो बर्नियर था, इनके जो प्रिंटिंग या इसके जो यात्रा वृत्तांत थे वो काफ़ी 1684 तक देख लीजिए आप 3 बार, और उसका अंग्रेजी में और 8 बार उसका फ्रांस के अंदर जो रीप्रिंट है वो हो चुका था। तो अलग अलग उसका उल्लेख माना जाता था और उसकी भाषा शैली और विवरण को काफ़ी प्रमुख और महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, और जिसमें हम जो कल्चर होता था, जो संस्कृति होती थी, दार्शनिकों के द्वारा जो दिया गया जो विवरण होता था उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट है वो किया जाता था, क्या उनकी समझ होती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।